नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 2 जनवरी 2026 भाग 1 के करंट अफेयर्स पर हम गहराई से बात करेंगे। और शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। आज की चर्चा के सभी नोट्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर फॉलो करें। आज हम विकास और सुविधा की मानवीय कीमत को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम देखेंगे कि शहरों में 10 मिनट में डिलीवरी पहुंचाने की जो होड़ है वो हमारे डिलीवरी पार्टनर्स पर क्या असर डाल रही है। और साथ ही ये भी समझेंगे कि दशकों से जो कृषि संकट चल रहा है वो हमारे किसानों को किस मोड़ पर ले आया है। जी। और उसके बाद कुछ ऐसी खबरों पर भी नजर डालेंगे जो दिखाती हैं कि तकनीक, पर्यावरण और राजनीति कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, और हो सकता है कि कुछ विषय सुनने वालों के लिए एक अच्छा रिवीजन भी साबित हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 मिनट डिलीवरी मॉडल की। हाल ही में स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियों के गिग वर्कर्स ने इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। ऊपरी तौर पर तो ये बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? कहानी उतनी सुविधाजनक नहीं है। असल में ये मॉडल पूरी तरह से एक एल्गोरिदम पर चलता है जो अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का वादा करता है। एल्गोरिदम पर मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड है? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए शहरों में डार्क स्टोर्स का एक घना जाल बिछाया जाता है। डार्क स्टोर्स? जी, मतलब छोटे छोटे गोदाम जहां से सामान सीधा ग्राहक तक पहुंचता है। सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक होता है और डिलीवरी पार्टनर्स पे समय को लेकर भारी दबाव होता है। अच्छा, तो देर होने पर जुर्माना और जल्दी करने पर इंसेंटिव, ऐसा कुछ? बिल्कुल वही। और समस्या इसी दबाव से शुरू होती है। तो इसके खिलाफ जो तर्क दिए जा रहे हैं वो क्या हैं? क्योंकि सड़क पर तो हमें बस एक डिलीवरी करने वाला दिखता है, उसके पीछे का जो सिस्टम है वो तो नहीं दिखता। सही कहा। और यही सिस्टम 4 बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। 4? हाँ, 4। पहली और सबसे सीधी समस्या है सड़क सुरक्षा। देखिए, जब आपको 10 मिनट में कहीं पहुंचना हो तो सड़कें आपके लिए एक तरह से रेस ट्रैक बन जाती हैं, है ना? बिल्कुल। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की एक रिपोर्ट बताती है कि जब से ये इंस्टेंट डिलीवरी शुरू हुई है, पीक आवर्स में गलत दिशा में गाड़ी चलाने और सिग्नल तोड़ने के मामले बढ़ गए हैं। तो हमारी सुविधा की कीमत कोई और अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहा है। लेकिन क्या ये कंपनियां ये तर्क नहीं दे सकती कि ये तो बस बाजार की मांग है, अगर ग्राहक ही 10 मिनट में डिलीवरी चाहते हैं तो? बिल्कुल, और वे यही बचाव करती भी हैं। लेकिन ये आधा सच है। आधा सच कैसा है? देखिए, ये मॉडल बहुत चालाकी से कंपनी की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। वो कहते हैं कि तेज चलाना तो वर्कर की अपनी मर्जी है, पर असल में सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। ये एक मजबूरी है, मर्जी नहीं। और यहीं से शायद दूसरी समस्या शुरू होती होगी। बिल्कुल। दूसरी समस्या है स्वास्थ्य संकट, मतलब शारीरिक और मानसिक। दोनों तरह का? दोनों। इस एल्गोरिदम को एक खेल की तरह बनाया गया है जिसे गेमिफिकेशन कहते हैं। गेमिफिकेशन? हाँ, आपकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने अलर्ट हैं, कितनी जल्दी ऑर्डर उठाते हैं। 10-12 घंटे लगातार इस तनाव में काम करने से शारीरिक थकावट, पीठ में दर्द और एंजाइटी, ये सब बहुत आम हो गया है। दिल्ली एनसीआर के क्लिनिकों में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। तीसरा मुद्दा मानवाधिकारों का है। वर्कर्स को डिलीवरी नोड यानी सिस्टम का एक पुर्जा समझ लिया जाता है। कई जगहों पर उनके लिए आराम करने या टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं होती। और चौथी समस्या? हो जाए तो उसका खर्चा भी, मतलब कंपनी मुनाफा रखती है और सारा जोखिम वर्कर का। ये तो सरासर शोषण का एक नया डिजिटल रूप लगता है। क्या हमारे कानून, जैसे कि नया सामाजिक सुरक्षा कोड, इस पर कुछ नहीं कहते? कानून तो कहता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता साफ तौर पर कहती है कि प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों को स्वास्थ्य और दुर्घटना सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ये मॉडल कानूनी दांव-पेच से बच निकलता है। तो इसे रेगुलेट करने में क्या चुनौतियां आ रही हैं? चुनौतियां कई हैं। एक तो जैसा आपने कहा, ग्राहकों को अब इस हाइपर सुविधा की आदत पड़ गई है। दूसरा, एल्गोरिदम खुद एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स मतलब? मतलब इतना जटिल और सीक्रेट कि किसी को पता नहीं चलता कि कौन सा राइडर क्यों पेनल्टी झेल रहा है। कई बार धीमे राइडर्स को सीधे जुर्माना लगाने के बजाय उनकी विजिबिलिटी कम कर दी जाती है। अच्छा। इसे शैडो बैनिंग कहते हैं, जिसका कोई सबूत भी नहीं होता। तो फिर इसका समाधान क्या हो सकता है? आगे का रास्ता क्या है?
देखिए, विशेषज्ञ तो यही सुझाव दे रहे हैं कि मनमाने टाइम टारगेट की जगह दूरी और उस समय के ट्रैफिक के हिसाब से एक प्रैक्टिकल डिलीवरी विंडो तय हो, जैसे 5 किलोमीटर के लिए 20-25 मिनट। ये तो व्यावहारिक लगता है। हाँ, और दूसरा, एल्गोरिदम के काम करने के तर्क को तो पारदर्शी बनाना ही होगा। और सबसे जरूरी, वर्कर्स की कमाई को महंगाई से जोड़ा जाए और शिकायतों के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। तो इसका समाधान नीति और टेक्नोलॉजी दोनों के मानवीय इस्तेमाल में छिपा है। ये जो शहरी श्रमिकों के शोषण का पैटर्न है, ये हमें उस बहुत पुराने और गहरे संकट की याद दिलाता है जो हमारे ग्रामीण भारत में दशकों से जारी है। मेरा मतलब किसानों की आत्महत्या के मुद्दे से है। एनसीआरबी के नए आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जी, और ये एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये एक ढांचागत संकट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के पिछले 28 सालों के डेटा का विश्लेषण बताता है कि 1995 से 2023 के बीच लगभग 3,94,000 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। 3,94,000? ये आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। इसका मतलब है हर साल औसतन 13,600 से ज्यादा मौतें। और 2023 के आंकड़े तो 2022 की तुलना में लगभग 75% की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। 75% की बढ़ोतरी? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या इसका कोई खास कारण है? और क्या यह संकट पूरे देश में एक जैसा है या कुछ खास इलाकों में ज्यादा गहरा है? इसका एक कारण कोविड के समय की रिपोर्टिंग में हुई देरी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये उछाल बहुत चिंताजनक है। और नहीं, ये संकट पूरे देश में एक जैसा नहीं है। अच्छा। लगभग 72.5% मामले दक्षिणी और पश्चिमी भारत से हैं, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक लगातार इसके केंद्र बने हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक? जी, अगर हम इसके इतिहास को देखें तो ये संकट 1995 के बाद जब भारत WTO का सदस्य बना और बाजार खुले तब और तेज हुआ। ऐसा क्यों? खासकर वर्षा पर निर्भर इलाकों में बीटी कॉटन जैसी नकदी फसलों के आने से इनपुट लागत यानी बीज, खाद, कीटनाशक का खर्च वो बहुत बढ़ गया। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ा और जोखिम भी। लेकिन क्या बीच में कभी स्थिति में सुधार नहीं हुआ? हमने मनरेगा, कर्ज माफी जैसी योजनाओं के बारे में भी तो सुना है। हाँ, बिल्कुल। 2010 के बाद आत्महत्याओं में कुछ गिरावट आई थी। इसका श्रेय मनरेगा, फसल बीमा के विस्तार और समय समय पर दी गई कर्ज माफी को दिया जाता है। 2015 से 2019 के बीच ये अपने सबसे निचले स्तर पर था, लेकिन हाल के सालों में मौसम की मार जैसे सूखा और फसलों के सही कीमत न मिलने के कारण ये संकट फिर से गहरा गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज, शासन और अर्थव्यवस्था यानी जीएस पेपर्स के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ता है। चलिए अब इन गंभीर मुद्दों से हटकर कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं जो तकनीक, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दिलचस्प मोड़ दिखाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रलय मिसाइल की। सतह से सतह पर मार करने वाली एक क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। एक मिनट, ये क्वासी बैलिस्टिक क्या होता है? ये सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब एक बार लॉन्च होने के बाद उसका रास्ता तय होता है। ठीक है। लेकिन क्वेसी बैलिस्टिक का मतलब है कि ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है। अच्छा। सोचिए, जैसे कोई चालाक गेंदबाज हवा में गेंद को स्विंग कराता है जिससे बल्लेबाज धोखा खा जाए, ठीक वैसे ही ये मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, जिससे उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी। ये तो वाकई दिलचस्प है। अगली खबर तो सच में कमाल की है। ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। पेरू में अमेज़न की डंकहीन मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं। है ना कमाल की बात? मेरा मतलब, कीड़ों को इंसानों जैसे अधिकार, ये कैसे संभव है? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील कानूनी सोच का नतीजा है। ये दुनिया की पहली कीट यानी इंसेक्ट्स बन गई हैं जिन्हें ऐसे अधिकार मिले हैं। तो क्या अब मधुमक्खियां कोर्ट जाएंगी? नहीं, इसका मतलब ये है कि कानून अब उन्हें एक वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित इकाई मानता है जिसके अपने अधिकार हैं। कैसे अधिकार? जैसे अस्तित्व में बने रहने का अधिकार, एक स्वस्थ आबादी बनाए रखने का अधिकार और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार। तो इसका व्यावहारिक असर क्या होगा? असर ये होगा कि अब अगर कोई भी गतिविधि जैसे माइनिंग या वनों की कटाई
इन मधुमक्खियों के अस्तित्व के लिए खतरा बनती है तो उनके अधिकारों के आधार पर उसे कानूनी चुनौती दी जा सकती है। अच्छा। ये प्रकृति के अधिकार या राइट्स ऑफ नेचर की अवधारणा को मजबूत करता है। ये इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अद्भुत। प्रकृति से जुड़ी एक और खबर है, लेकिन ये थोड़ी खतरनाक है। बॉम्ब साइक्लोन। नाम सुनने में ही किसी फिल्म जैसा लगता है। और इसका असर भी वैसा ही होता है। असल में ये कोई बम नहीं, बल्कि एक मौसम का विस्फोट है। मौसम का विस्फोट। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली तूफान होता है जिसमें हवा का दबाव 24 घंटे के अंदर 24 मिलीबार या उससे भी ज्यादा तेजी से गिर जाता है। इस प्रक्रिया को एक्सप्लोजिव साइक्लोजेनेसिस कहते हैं। ये बनता कैसे है? ये तब बनता है जब ध्रुवों से आने वाली ठंडी और सूखी हवा गर्म और नम हवा से टकराती है। इससे बर्फीले तूफान, भारी बारिश और भयंकर तेज हवाएं चलती हैं। और इसका असली इंसाइट ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी चरम मौसमी घटनाएं अब और आम होती जा रही हैं। और अब मैपिंग के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी जगह पर आते हैं, बाल्टिक सागर। हाल ही में फिनलैंड ने वहां एक जहाज को जब्त किया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये जगह आजकल भू राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बनी हुई है। फिनलैंड ने एक जहाज को इसलिए जब्त किया क्योंकि उस पर समुद्र के नीचे बिछी एक टेलीकॉम केबल को नुकसान पहुंचाने का शक है। अच्छा। बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में है और ये दुनिया में ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ऐसा पानी जो नदियों के ताजे पानी और समुद्र के नमकीन पानी का मिश्रण हो, न पूरी तरह मीठा न पूरी तरह खारा। ठीक है। लेकिन इसका असली महत्व इसकी लोकेशन में है। इसके किनारे 9 देश हैं: डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से अब इन 9 में से 8 देश नाटो के सदस्य हैं। तो सिर्फ रूस ही बाहर है? जी, और इससे ये सागर रूस और नेटो के बीच एक बहुत ही संवेदनशील रणनीतिक सीमा बन गया है। इसलिए यहाँ होने वाली कोई भी छोटी मोटी घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर बन जाती है। तो आज हमने गिग इकोनॉमी के मानवीय पहलू, किसान आत्महत्या के गहरे संकट और परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण कई और विषयों पर विस्तार से बात की। आज की चर्चा से एक विचार करने वाला सवाल उभरता है। हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे गिग इकोनॉमी के एल्गोरिदम्स और आर्थिक नीतियां जैसे WTO समझौते समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर कितना गहरा असर डालती हैं। सोचने वाली बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य के विकास मॉडल बनाते समय हम मानवीय लागत को समीकरण में कैसे शामिल कर सकते हैं ताकि तरक्की का मतलब सिर्फ आंकड़ों का बढ़ना न हो, बल्कि इंसानी गरिमा का सम्मान भी हो। इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, नोट्स के लिए PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद।